नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश के 2 राज्यों में एक प्रतियोगिता चल रही है। ऐसी प्रतियोगिता आपने शायद ही कभी देखी हो। और प्रतियोगिता चल रही है कि इन दोनों राज्यों में से कौन सा राज्य बीजेपी को ज़्यादा सीटें दिलाएगा। ज़्यादा सीटों की जब मैं बात कर रहा हूं तो कंपैरिजन तो तब हो सकता है जब दोनों में बराबर की सीटें हों। लोकसभा चुनाव की बात हो रही है। लोकसभा चुनाव जो है अपने अंतिम यानी 7वें चरण में पहुंच चुका है। तो इन 2 राज्यों में सीटों की संख्या में बड़ा अंतर है, तो बात प्रतिशत की कर सकते हैं। और गुंजाइश कितनी है किस राज्य में भाजपा के बढ़ने की, उसकी बात कर सकते हैं। तो उससे एक तस्वीर सामने निकलेगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान भी आया है कि बीजेपी का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट जो है वो पश्चिम बंगाल होगा। क्या ऐसा सचमुच होगा? इसकी संभावना टटोलते हैं। और प्रतियोगिता जो मैं कह रहा हूं वो 2 राज्यों की, वो है उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की। पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सपा बसपा का गढ़ 2014 में ही तोड़ चुकी है। और 2019 में जब सपा बसपा आरएलडी का गठबंधन हुआ तो माना गया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है और उस तरह की परफॉर्मेंस, उस तरह का स्ट्राइक रेट जो है दोहरा पाना या उसके आसपास भी पहुंचना मुश्किल होगा। तो 2014 में बीजेपी का उत्तर प्रदेश में स्ट्राइक रेट था 90% का। और 2019 में जब सपा बसपा आरएलडी का गठबंधन हुआ और भाजपा के लिए सबसे कठिन चुनाव उत्तर प्रदेश में पिछले 10-12 सालों में हुआ, तो तब ये लगने लगा कि भाजपा के लिए जो है अपना गढ़ बचाना, जो नया नया बनाया है उसने, उसको बचाना या उसमें से आधी सीटें भी बचाना शायद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो पता चला बीजेपी का स्ट्राइक रेट 80% था, 80%। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सबसे विषम परिस्थिति में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की परफॉर्मेंस क्या रही। तब से अब में क्या बदल गया है? पहली चीज़ तो 2019 में जो सपा बसपा आरएलडी का गठबंधन था वो टूट चुका है। अब वो गठबंधन नहीं है। सपा कांग्रेस के साथ लड़ रही है, बसपा जो है अलग लड़ रही है, आरएलडी बीजेपी के साथ आ गई। तो बीजेपी ने अपना सामाजिक आधार बढ़ाया है 2019 की तुलना में। आरएलडी का मैंने अभी जिक्र किया, वो बीजेपी के साथ आ गई है। सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है वो बीजेपी के साथ पहली बार आई है लोकसभा चुनाव में। उसका असर खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत है। लगभग ज़्यादातर सीटों पर उसका राजभर वोट जो है वो सुभाषपा को ही जाएगा, ये बात आप तय मान कर चलिए। सुभाषपा का साथ होने के कारण विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को बहुत फ़ायदा हुआ था। और उन्होंने कैसे गठबंधन तोड़ दिया, उससे उनका क्या नुकसान हुआ और किस तरह से उनकी भविष्य की राजनीति बिगड़ी, इस पर पिछले वीडियो में बता चुका हूं, इसलिए उन बातों को दोहराऊंगा नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है सुभाषपा, आरएलडी और उसके अलावा संजय निषाद की निषाद पार्टी, इन 3 के कारण उसका सामाजिक आधार और व्यापक हुआ है। तो 2019 के मुकाबले सामाजिक आधार की दृष्टि से देखें तो भाजपा मजबूत हुई है। उसके अलावा मुद्दे देखें, 2019 में मुफ्त राशन का मुद्दा नहीं था, जो एक बड़ा मुद्दा है पूरे देश में और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में। और उसके अलावा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का बनना, ये सब जो मुद्दे हैं वो सब भाजपा के पक्ष वाले मुद्दे हैं। और अगर आप उसके विरोधियों को देखें, समाजवादी पार्टी बसपा का साथ छूट चुका है, आरएलडी का साथ छूट चुका है, विधानसभा में जो सुभाषपा का साथ मिला था वो भी छूट चुका है। और साथ किसका मिला है? कांग्रेस पार्टी का। समाजवादी पार्टी ने उस कांग्रेस को 17 लोकसभा सीटें दी हैं, जिसकी लोकसभा में सिर्फ 1 सीट है उत्तर प्रदेश से। 2019 के चुनाव में केवल रायबरेली से सोनिया गांधी जीती थी, राहुल गांधी अपनी सीट भी हार गए थे। और उसके बाद 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी को 2.3% वोट मिले और कुल उसके 2 विधायक जीते 403 में से। ऐसी पार्टी को समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें दी। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि समाजवादी पार्टी अपने को 2019 की तुलना में बहुत कमज़ोर महसूस कर रही है।
वरना कांग्रेस जैसी पार्टी को, जिसके पास कोई जनाधार बचा नहीं है, उसको लोकसभा की 17 सीटें, जो स्थिति कांग्रेस की है उसमें विधानसभा की 17 सीटें देना भी ज़्यादा लगता है। ऐसे में लोकसभा की 17 सीटें देना, इसका मतलब समाजवादी पार्टी के पास उन सीटों के लिए अच्छे उम्मीदवार नहीं थे, यही माना जाएगा। तो समाजवादी पार्टी की स्थिति कमज़ोर हुई है। 2019 में भाजपा 80 में से 16 सीटें हारी थी, तो उसके लिए बढ़ने की गुंजाइश जो है, मैक्सिमम जो है, अगर 80 में 80 भी लाए तो केवल 16 सीटों की है। वो 16 सीटें और जोड़ सकती है, इससे ज़्यादा जोड़ने की तो कोई संभावना बन नहीं सकती है। तो उसमें से कितनी जोड़ेगी? मेरा मानना है कि भाजपा का जो 2014 का रिकॉर्ड था 90% स्ट्राइक रेट का, वो 2024 में भी दोहराया जाएगा। 2019 में परिस्थितियां अलग थीं और गठबंधन अलग थे, इस वजह से बीजेपी का स्ट्राइक रेट 10% घट गया था, जो फिर से मुझे लगता है 80 से 90% पर पहुंच जाएगा। उससे 2-4% ऊपर भी चला जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा परिवर्तन हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व और उनका प्रशासन 2019 में उसका उस तरह से प्रभाव नहीं था। 2017 में ही मुख्यमंत्री बने थे, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, पहली बार किसी प्रशासनिक पद पर थे। उसके बाद उन्होंने जो जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से माफिया राज का खात्मा किया है, कानून व्यवस्था को जिस तरह से बहाल किया है, लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा की है, और उसके अलावा वेलफेयर स्कीम्स जिस तरह से, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, अकेला राज्य है उत्तर प्रदेश जहां डबल इंजन की सरकार प्रभावी रूप से चल रही है। और मुख्यमंत्री का जो कनेक्ट है लोगों से, जो लोगों से उनकी केमिस्ट्री है, उसका कोई जवाब नहीं है। उनके जोड़ का कोई मुख्यमंत्री किसी पार्टी का पूरे देश में नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैलियों में योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हैं, वो जब कहते हैं योगी जी जानते हैं माफिया की गर्मी किस तरह से निकाली जाती है, और उसके साथ कहते हैं वो केवल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नहीं, केवल बुलडोज़र चलाना जानते हो ऐसा नहीं, वो विकास करना भी जानते हैं। तो वो लोगों को बताते हैं कि योगी राज में उन्हें क्या मिला है। तो 7 साल का योगी राज है, और 19 से जोड़े तो जो है 5 साल का जो योगी राज है, वो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में उसके कारण एक क्रांतिकारी परिवर्तन, एक व्यापक परिवर्तन आया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश मुझे लगता है 2019 की तुलना में बेहतर हालात हैं। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली थी। आज मैं जब 2024 की बात करूंगा तो बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होगा, और अगर 2019 में मैं ये कहता कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको 2014 में 2 सीटें मिली थी, उसको 18 लोकसभा की सीटें पश्चिम बंगाल में मिल सकती हैं, तो कोई विश्वास नहीं करता। सब एक स्वर से बोलते कि ये असंभव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस असंभव को संभव करके दिखाया। वहाँ सीपीएम जो लगभग 34 साल सत्ता में रही, वहाँ कांग्रेस पार्टी जो 30 साल से ज़्यादा सत्ता में रही, उनके मुकाबले उनको एक तरह से उनका सफाया करके बीजेपी जो है नंबर 2 की पार्टी के रूप में उभर कर आई। अब पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। 18 सीटें भाजपा जीती थी, 22 सीटें तृणमूल कांग्रेस जीती थी, और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी। तो ये गणित था 2019 का। तब से अब में बहुत परिवर्तन आया है पश्चिम बंगाल की राजनीति में। 2019 तक, और यहाँ तक कि मैं कहूँगा 2021 के विधानसभा चुनाव तक, पश्चिम बंगाल के लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि ममता बनर्जी की जानकारी में उनकी पार्टी और उनके नेता और उनके मंत्री करप्शन कर रहे हैं। तब तक उनको करप्शन के मामले से लोग अलग करके देखते थे। ये तो मानते थे कि उनकी पार्टी के लोग करप्शन करते हैं, और ममता बनर्जी लगातार अपने को उनसे डिस्टेंस करने की कोशिश करती थी और सफल भी थी। लेकिन 2021 के बाद खास तौर से जो परिस्थिति बदली है, जिस तरह से उनके मंत्रियों के घर नोटों के जखीरे मिले हैं, उसके अलावा जिस तरह से हाई कोर्ट के स्ट्रिक्चर्स पास हुए हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जांच शुरू हुई है,
जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ घेराबंदी की कोशिश की है ममता सरकार ने, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की है, उनको अपना काम करने से रोकने की कोशिश की है, और उनके मंत्रियों और नेताओं पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं, और फिर संदेश खाली का मुद्दा, उसके ऊपर से हाई कोर्ट का सबसे ताज़ा जजमेंट जो मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर है, किस तरह से पिछड़ा वर्ग के कोटे को काटकर पिछड़े मुसलमानों को या मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश हुई ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा। उस सब का असर है कि ममता बनर्जी अपनी चुनावी राजनीति के जीवन में पहली बार डिफेंसिव पर है। संदेश खाली के बारे में उनको बोलना पड़ा कि जो हुआ उन्हें उसका दुख है, और उसके अलावा उन्होंने कहा चुनाव के बाद वो संदेश खाली जाएंगी। ममता बनर्जी की ये राजनीति नहीं है। तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि ये चुनाव पश्चिम बंगाल में एक तरफा है, तो आप मान कर चलिए कि इसमें कुछ तो सच्चाई है, कुछ तो वो उनको दिखाई दे रहा है, और ये सबको दिखाई दे रहा है कि 19 की तुलना में 24 का चुनाव पश्चिम बंगाल का बदला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी 2021 के विधानसभा चुनाव में उसका जो प्रदर्शन था, हालांकि उसकी आशा के अनुरूप बिल्कुल नहीं था, फिर भी उस दौरान जो संगठन मजबूत किया गया और उसके बाद से संगठन की मजबूती की जो लगातार कोशिश हुई, उसका असर, उसका नतीजा, उसका परिणाम आपको 2024 में दिखाई देगा। अब 2024 की भारतीय जनता पार्टी 2019 की भारतीय जनता पार्टी नहीं है। तब से अब में उसमें बहुत मजबूती आई है, नेतृत्व के लिहाज से, संगठन के लिहाज से, मुद्दों के लिहाज से, और राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रभाव के लिहाज से। इन सब मुद्दों पर, और ममता बनर्जी जिस तरह से घिरी हुई हैं भ्रष्टाचार के आरोपों से, उन सब को मिलाकर पश्चिम बंगाल की परिस्थिति बदल गई है। तो सवाल यह है कि भाजपा कहाँ तक जाएगी। 2014 के रिजल्ट के बेसिस पर हम लोग 2019 के रिजल्ट का अनुमान नहीं लगा सकते थे। इसी तरह से मैं कह रहा हूँ 2019 के रिजल्ट के आधार पर 2024 का अनुमान नहीं लगा सकते। और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की जितनी सीटें बढ़ेंगी, लगभग उतनी सीटें, या हो सकता है 1-2 सीटें ज़्यादा पश्चिम बंगाल में बढ़ जाए। तो पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटें बढ़ाने का बड़ा नज़दीकी मुकाबला है। 4 जून को पता चलेगा कौन सा राज्य आगे निकला, लेकिन इतना मानकर चलिए कि 2019 की तुलना में इन दोनों राज्यों में भाजपा की सीटें आशातीत रूप से बढ़ने वाली हैं। पश्चिम बंगाल में गुंजाइश ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में गुंजाइश कम है। लेकिन परसेंटेज के लिहाज से देखें तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश बाजी मारेगा, परसेंटेज में पश्चिम बंगाल छिड़ेगा, लेकिन संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल आगे निकल सकता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।